Ladies and gentlemen, it's our absolute pleasure to welcome the man who has been at the forefront of India's infrastructure revolution. Please extend a warm welcome and a big round of applause for our Honorable Minister of Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari. And for this, once again, I'm going to call upon my colleague and senior journalist Dibang to take us forward. The session is titled India's Infra Revolution, The Next Steps. नमस्कार, मैं हूं दिबांग। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव में इस समय मेरे साथ सबसे खास मेहमान नितिन गडकरी। थैंक यू। आप रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मंत्री हैं। गडकरी जी, आपको इस बात का एहसास है कि जब लोग बात करते हैं कि मोदी सरकार ने बहुत विकास किया, तो जो लोग पूछते हैं कि क्या किया, तो लोग बोलते हैं सड़कें बनाई। मतलब लगता है उसके अलावा और कुछ हुआ ही नहीं। ये आप पर प्रेशर डालता है कि सड़क बनानी है, या आप कैसे देखते हैं इसको? आप शायद विश्वास रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये आपके ऊपर है। पर मुझे कौन क्या बोल रहा और कौन क्या नहीं बोल रहा है, मेरे एजेंडा पे ये विषय नहीं होता। मैं अपना काम करते रहता हूँ। तो मैं एक ही जानता हूँ कि मेरे पास समय कम है, निर्णय प्रक्रिया गतिशील हो, करप्शन फ्री ट्रांसपेरेंट सिस्टम से जल्द से जल्द रोड बने और रोड की क्वालिटी अच्छी रहे, कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन कम हो और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन लगातार इम्प्रूव हो, नए नए इनोवेशन रिसर्च का उपयोग करें। और मैं इंजीनियर नहीं हूँ, पर ऐसे अनेक लोगों से बातें करते हुए मुझे सोल्यूशन मिल जाता है। एक मजाक में आपको बात बताता हूँ। हमारे शहर में, मैं जहाँ से हूँ, 3,500 किलोमीटर अनधिकृत लेआउट्स हैं। यानी ग्रीन बेल्ट पर लोगों ने घर बना दिए और रोड नहीं, पानी नहीं, ड्रेनेज नहीं। और चुनाव में वोट मांगने के जाते तो हम थोड़ी बता सकते कि आप इलीगल हैं। तो मैंने अभी एक साइंटिस्ट के साथ बात करके एक नया फार्मूला ढूंढा कि उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि जो रोड है उसमें मिट्टी खोदेंगे और जो मुरुम होता है, मुरुम शब्द शायद मराठी या हिंदी में मुझे, जो आप एग्रीगेट, उसमें 20% फ्लैश और 2% कैल्शियम कार्बोनेट ये डालकर उसका मिक्सिंग करना, तो सॉइल स्टेबलाइज होती है और उसके ऊपर रोलर घुमाना। तो मैं 15 लाख रुपए किलोमीटर से अब रोड बनाने की योजना शुरू कर रहा हूँ। जो 2 करोड़ रुपए किलोमीटर लगता था वो 15 लाख किलोमीटर, और 10 साल की उसमें गारंटी होगी। ऐसा अच्छा रोड बनेगा। जी, आप पर मैं कह रहा हूँ गडकरी जी, उम्मीदें ज़्यादा हैं आपसे, इसलिए कुछ भी होता है तो हल्ला होता है। मुंबई से गोवा का आप बना रहे हैं, कोंकण क्षेत्र में शिकायतें हैं, सोशल मीडिया में बहुत ये बात उछल रही है। क्या समस्या है, कहाँ बात अटकी? देखो, मुंबई से गोवा के बारे में लोगों की नाराज़गी सही है और समस्या है। वो क्या कभी कभी कोई विश्वास नहीं रखता, पर एक घर ऐसा होता है जो रहने के लिए जाता वो मरता है, तो लोग बोलते हैं ये शापित प्रॉपर्टी है। वैसे ये मुंबई गोवा का काम मैंने नहीं शुरू किया। ये 2009 में कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी और छगन भुजबल साहब जब मंत्री थे तब ये काम शुरू हुआ। लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम है, अभी भी क्लियरेंसेस बहुत मिलते रहते नहीं होते, पर 3-4 बार कॉन्ट्रैक्टर टर्मिनेट हुए, बदलने पड़े। अभी करीब 85% काम हुआ है। जो टनल है कशाड़ी घाट की, वो भी 8-10 दिन में पूरी होगी। पर जो शुरुआत का काम है, 2-3 जगह पर कुछ बाईपास बना रहे हैं, तो थोड़ा उसमें तकलीफ़ हो रही है लोगों को। मैं सब प्रकार के प्रयास करने के बाद में भी मैं उसमें जितना चाहिए उतना कामयाब नहीं हो पाया, पर मैक्सिमम दिसंबर तक ये रोड कम्प्लीटली पूरा हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी इसमें लोगों की जो नाराज़गी है वो सही भी है, क्योंकि उनको तकलीफ बहुत होती है। बात करें अल्टरनेट फ्यूल की गडकरी जी, तो हम देख रहे हैं कि इससे एनवायरनमेंट के लिए तो ये अच्छा है ही, लेकिन टेक्नोलॉजी है वो महंगी है, एफिशिएंसी जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। कैसे आप लोगों को तय करेंगे इसके लिए? पहली बात, आपने जो 2 बातें कही है कि टेक्नोलॉजी महंगी है, वो बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात जो आपने कही वो भी गलत है। सबसे पहली बात, अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल। अल्टरनेटिव फ्यूल में इलेक्ट्रिक
ये हमारी फ्यूल है इलेक्ट्रिक हमारे देश में सोलर से जो मिलती है, अब उसका रेट 2 रुपये 80 पैसे यूनिट तक आया है। तो एक बस जो है जो डीजल पे चलती है तो उसकी पर किलोमीटर कॉस्ट 115 किलोमीटर है रुपीस पर किलोमीटर आई, और जो इलेक्ट्रिक पर चलती थी उसकी कॉस्ट आई 39 रुपीस पर किलोमीटर विदाउट एसी एंड 41 रुपीस पर किलोमीटर विथ एसी जब सब्सिडी थी। अभी वो 60 रुपीज़ आई है, तो डीजल से आधी आई। अभी मैंने एक मोटरसाइकिल लॉन्च की पूना में बजाज की, तो वो सीएनजी पर चलती है, वर्ल्ड की पहली। तो पेट्रोल पे जो मोटरसाइकिल उनकी चलती है उसकी पर किलोमीटर कॉस्ट 2 रुपये 25 पैसे है, और जो सीएनजी पर आई उसकी 1 रुपये है। अभी मैं अभी जिस गाड़ी में बैठ कर यहाँ आया हूँ वो फ्लेक्स इंजन की इनोवा गाड़ी है टोयोटा की। अभी आप बाहर आए थे तो गाड़ी मेरे साथ है जो आप देख सकते हैं। वो गाड़ी 100% इथेनॉल पे चलती है, 60% बिजली तैयार करती है, और पेट्रोल की तुलना में अगर उसकी तुलना की जाएगी एवरेज की तो उसका एवरेज 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव होता है। तो आप समझिए इथेनॉल का रेट 60 रुपये है और पेट्रोल का 120 रुपये है। दूसरी बात आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा कि अभी इंडियन ऑयल ने देश में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश 4 राज्यों में 400 इथेनॉल के पंप खोले हैं, और 120 रुपये के पेट्रोल के बजाय 60 रुपये 62 रुपये लीटर का इथेनॉल मिलेगा तो 50% बचत होगी। तो बायोफ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल में पेट्रोल और डीजल फॉसिल फ्यूल के तुलना में बचत है। अब उसमें भी देखिए गैस इकोनॉमी और पेट्रोल डीजल की इकोनॉमी। 2 दिन पहले जो ट्रक नागपुर में मैंने एक एलएनजी पंप का उद्घाटन किया, तो एलएनजी जो होता है उसमें 100 रुपये का डीजल जहाँ लगता है वहाँ 45 से 50 रुपये का एलएनजी लगता है, और सीएनजी 55 से 60 रुपये का लगता है। तो सीएनजी और एलएनजी गैस इकोनॉमी में सस्ते हैं। अब पंजाब में परली से 400 प्लांट पंजाब हरियाणा देश में शुरू हो रहे, उसमें से 40 शुरू हो गए, 60 प्रोसेस में है, और 5 टन ऑफ राइस स्ट्रॉ परली इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी। और सबसे अच्छी बात, पानीपत में अभी जो परली जलाते थे जिसमें दिल्ली का प्रदूषण होता था, इंडियन ऑयल का प्लांट लगभग शुरू हुआ है। 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे, 150 टन बायोबिटुमिन और 88,000 टन ऑफ बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन तैयार होगा, और हवाई जहाज अब परली से चलेंगे, वो दिन अब दूर नहीं है। जी, पर मैं ये कह रहा था कि अभी भी अगर आप देखें तो ईवी है वो महंगी है पेट्रोल की गाड़ी से एक बार, पर आप बात कर रहे हैं इथेनॉल की। हम जान रहे हैं कि बायोफ्यूल जो है वो सस्टेनेबल है, पर आप देखिए इस बार क्या हुआ है कि शुगर केन के प्रोडक्ट्स पर आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई, मेज़ यानी गन्ने पर रिस्ट्रिक्शन लगाई, तो मेज़ से अब आप एथनॉल बना रहे हैं। हमने पाया कि अप्रैल से जून के बीच में मेज़ का जो इंपोर्ट है बाहर से वो बढ़ा है। क्या हम खाना खाएंगे कि तेल बनाएंगे? ये जो प्रश्न अर्बन एरिया के लोग पूछते हैं ये बहुत गलत प्रश्न है, और इसी फिलॉसफी ने देश के किसानों का बहुत नुकसान किया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले इथेनॉल जो बनता है वो शुगर केन जूस से बनता है, मोलाइसिस से बनता है, सी मोलाइसिस, बी मोलाइसिस यानी 7% मोलाइस से, बाम्बू से बनता है, परली से बनता है, और मक्के से बनता है, ब्रोकन राइस से बनता है, फूड ग्रेन से बनता है। तो पहली बात तो ऐसे कि इथेनॉल बनाने के अनेक प्रकार हैं। दूसरी बात यह है जो आप कह रहे हैं कि मैं किसान हूँ, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर ये हमारी बिल्कुल पॉलिसी है। आप मुझे बताइए, एक समय एमएसपी से आज हमारी किसानों की समस्या ये है कि एमएसपी हमारी ज़्यादा है और मार्केट प्राइस कम है। मक्के का भाव पिछले साल 1200 रुपये क्विंटल था। अब इस बार क्या हुआ कि राइस को यूज़ करने में अड़चन आई, उसके कारण लोगों ने मक्के का यूज़ किया, और आज बिहार में, यूपी में और पंजाब सब जगह पर मक्के का भाव 2600 से 28 रुपये क्विंटल हो गया। अब क्या होगा कि लोग मक्का ज़्यादा लगाएंगे, तो अगले साल ये बैलेंस होगा। थोड़े टाइम के लिए
हमारा मक्का आया होगा, पर अगले साल जो लोग राइस लगा रहे थे, वीट लगा रहे थे, जैसे पंजाब में, वो लोग अब मक्का लगाएंगे, मक्के का प्रोडक्शन बढ़ेगा और ये बैलेंस हो जाएगा, ये जो इम्बैलेंस ये दूर हो जाएगा। पर मेरे को एक बात कभी ध्यान में नहीं आती, आप लोग जब किसानों को 2 पैसे ज़्यादा मिलते तो तुरंत अलर्ट हो जाते हो, और जब किसानों का माल कचरे के भाव से जाता है तो कोई बोलता भी नहीं, कोई कार्यक्रम भी नहीं होता और चिंता भी। 1 रुपये किलो प्याज जाता है। नहीं, गडकरी जी, पर आपने शुगर केन पर तो रोक लगाई। शुगर केन प्रोडक्ट्स पर एथेनॉल बनाने में पहले बनता था, किसानों को बहुत पैसा। रोक नहीं लगाई, रिस्ट्रिक्शंस लगाई। मैं आपको पहले थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट बताता हूँ, क्योंकि मैं भी 4 चीनी मिलें चलाता हूँ और मैं उद्योगपति नहीं हूँ, मैं किसानों के हित के लिए चलाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। पहले शुगर केन जूस से इथेनॉल पूरा बनाता था, उसका एक रेट है। फिर मोलाइसिस से इथेनॉल बनता था, और पहले 4% जो मोलाइसिस निकलता था उसको सी मोलाइसिस कहते थे, और जो 7% मोलाइसिस, शुगर कम निकलती थी, वो बी मोलाइसिस। सरकार ने यह निर्णय किया कि आप शुगर केन जूस से आप इथेनॉल पूरा नहीं बना सकेंगे, क्योंकि शुगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। हमारे देश में शुगर की रिक्वायरमेंट है 280 लाख टन, और आज अभी शुगर फैक्ट्री अक्टूबर में शुरू होगी। आज हमारा स्टॉक है 280 लाख टन, तो शुगर सरप्लस है और शुगर के बहुत डाउन हो रहे हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में शुगर अच्छे रेट में जा रही है। हमारे पास स्टॉक भरपूर है, और मुझे लगता है कि सरकार शायद, आई डोंट नो, मैं डिपार्टमेंट का इंचार्ज नहीं हूँ, पर अब किसानों से मांग है कि शुगर एक्सपोर्ट करने की अनुमति मिलनी चाहिए। आपको लगता है? आप तो किसानों की बात करते हैं। मैं मंत्री होने के नाते जाहिर रूप से तो कुछ कह नहीं सकता, पर किसानों की ये मांग है, और देश में शुगर सरप्लस है। इसकी एक कमेटी है होम मिनिस्टर की अध्यक्षता में, मैं भी उसका मेंबर हूँ, और उसमें जो है वो निर्णय होगा। एक और चीज़, चूँकि मैं जानता हूँ आपको टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, जो यूरोप में बहुत करीब 10 देशों में ट्राई हो रही है, वो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल, यानी हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियाँ, जिसमें ऊर्जा पैदा तब होती है जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाया जाता है, और उसका जो बाई प्रोडक्ट है धुआं नहीं है, उससे पानी निकलता है, वाटर वेपर्स निकलते हैं। क्या इसको हम लोग ट्राई करने की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं? और क्या यहाँ वो बात नहीं आती कि नई टेक्नोलॉजी महंगी है? अभी मैं इस कार्यक्रम ख़त्म होने के पहले हाइड्रोजन की गाड़ी बुला लूँगा यहाँ। मैं खुद वर्ल्ड की हाइड्रोजन की गाड़ी जो है बनी हुई मिराई, टोयोटा की, वो मेरे पास है। मिराई का अर्थ है भविष्य, फ्यूचर। हाइड्रोजन 3 प्रकार का होता है। जो कोयले से हाइड्रोजन बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, जो पेट्रोलियम से बनता है वो ब्राउन हाइड्रोजन, और जो बायोमास और गंदे पानी से बनता है वो ग्रीन हाइड्रोजन। अभी हमारे यहाँ मेरी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक कंपनी को हमने काम दिया है, वो 28 टन पर डे ऑर्गेनिक वेस्ट से बायोडाइजेस्टर में डालकर उसमें से वो मीथेन तैयार कर रहे हैं, और मीथेन से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी तैयार कर रहे हैं। वो बायो सीएनजी और बायो एलएनजी तैयार करने के बजाय मीथेन से डायरेक्ट हाइड्रोजन भी तैयार हो सकता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल के ऊपर काफ़ी काम हुआ, गाड़ियाँ बनी, बसेस बनी, ट्रक बन रही, हाइब्रिड भी बनी। प्रॉब्लम कहाँ है मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए मैंने एक मीटिंग ली थी, प्रधानमंत्री के साइंस के जो साइंटिफिक प्रिंसिपल एडवाइज़र है उनको भी बुलाया था। हाइड्रोजन का फिलिंग स्टेशन वो कितने बार पर करना, ये समस्या है, और इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कॉस्ट ज़्यादा है, आप मना कर रहे थे पहले। अभी फरीदाबाद में जहाँ इंडियन ऑयल की लेबॉर्ट्री है, वहाँ से मैं हाइड्रोजन भरता हूँ, वो अमेरिका से फिलिंग स्टेशन आया है। तो हमारे देश में मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलएनजी, इथेनॉल, इसके स्टेशन हैं, वैसे हाइड्रोजन के स्टेशन बनाने पड़ेंगे। और मेरी कल्पना क्या, मैं आपको बताता हूँ। हमारा देश वर्ल्ड में नंबर 1 पर है इलेक्ट्रोलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग में। बंगलोर की हमारी कंपनी 100% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करती है, पर इलेक्ट्रोलाइज़र प्रोसेस में प्रॉब्लम यह है कि 1 kg हाइड्रोजन तैयार करने के लिए 50 यूनिट बिजली लगती है, और 3 रुपये यूनिट भी पकड़ो तो 150 रुपये की तो बिजली लगेगी। मेरा सपना है, इट इज़ नॉट माई डिक्लेरेशन, मेरा सपना है जो मैं साइंटिस्ट को देता हूँ। अभी मुंबई में डॉक्टर यादव जी है, उन्होंने भी संशोधन किया, काफ़ी IIT काम कर रही है। सपना ये है कि $1 पर kg हाइड्रोजन होगा।
और जिस दिन हिंदुस्तान में म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके ऑर्गेनिक वेस्ट से मीथेन निकालकर हाइड्रोजन बनेगा तो वेस्ट टू वेल्थ वाली बात होगी और हम ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, निर्यात करने वाला देश बनेंगे। स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ऑयल जलता है, गैस जलता है, कोयला जलता है, इसके बजाय हाइड्रोजन जलेगा और हम वर्ल्ड में हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करेंगे। अब मैं ये बात कहता हूँ तो आप सबको सपना लगेगा, पर आप एक बात याद रखिए कि मैं 10 साल में जो जो बोलता हूँ वैसे ही होता है। आप मुझे कोई पूछ नहीं सकते कि ये कैसे होगा। तो ये होने वाला है, मेरी तो डिफिकल्ट है पर असंभव नहीं है। मेरी तो इच्छा ये हो रही है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा वो अगर आप बता दें तो अच्छा होगा, लेकिन चूंकि ये पॉलिटिकल बातचीत नहीं है इस शो में तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। आपकी भविष्यवाणी बाद में लेंगे इस पर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि 2 बातें आपने कही। एक तो आपने कहा कि आप सैटेलाइट से टोल का कलेक्शन करने वाले हैं। दूसरी बात जो आपने कही, जिस पर गडकरी जी बहुत गुस्सा है लोगों में और लोग तरह तरह से सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि 60 किलोमीटर के अंदर 2 टोल नहीं होंगे। उस पर लोग फोटो भेज रहे हैं, बोले गडकरी जी आप कहाँ हैं, देखिए क्या हो रहा है। 60 किलोमीटर वाली बात मेरे गले में लटकी हुई है। अटकी है? हाँ, ये सही है। क्या हुआ कि हमने एक नियम बनाया था, बाद में उसको सुधारा है कि 60 किलोमीटर में दूसरा टोल नहीं रहेगा। प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमने बीओटी में एक को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 15 साल के लिए। अगर वो हम विड्रॉ करते हैं तो उसको हजारों करोड़ कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। तो ये फिलहाल कुछ जगह पर स्थिति आई है और वो निश्चित रूप से सुधारना हमारी जिम्मेदारी है और जो है वो गलत है, लोगों का गुस्सा वाजिब है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम ला रहे हैं। आपकी जो नंबर प्लेट होगी वो भी, और सामने फास्ट ट्रैक का स्टिकर भी लगा हुआ है। तो जहाँ ऐसी बड़ी एंट्री रहेगी, गाड़ी जहाँ से एंट्री करेगी वहाँ कैमरा से फ़ोटो निकलेगा और जहाँ से बाहर जाएगी वहाँ फ़ोटो निकलेगा और फास्ट ट्रैक का भी रिकॉर्ड आएगा और जितना किलोमीटर आप गए उतना ही टोल। अभी हम क्या करते हैं, 60 किलोमीटर में 10 किलोमीटर जाएगा तो भी 60 किलोमीटर का टोल लेते हैं। अब इसमें 10 गए तो 10 का ही टोल निकलेगा और वो सिस्टम का जल्दी ही टेंडर निकलेगा। जब हमने फास्ट ट्रैक लाया तो हमारे 8,000 करोड़ इनकम बढ़ा। अब ये आएंगे तो मैं 15,000 करोड़ है, अभी 54,000 करोड़ हमारा साल का इनकम है। वो निश्चित रूप से 75,000 करोड़ के ऊपर जाएगा और 2 साल के अंदर 1,40,000 करोड़ हमारा इनकम होगा। वो पैसे से फिर हम और रोड बनाएंगे और लोगों के लिए काम करेंगे। जी, मेरे पास समय कम है लेकिन सवाल अभी हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप जब बातें करते हैं, आप लोगों को यहाँ भी बता रहे हैं कि मेरे पे विश्वास करना हो तो करो, पर मैं जो कह रहा हूँ वो सही होता है। जब आप नौकरशाही से बात करते हैं तो हमने देखा है कि वो ज़्यादा ना नुकुर करेंगे, कोई बड़ा सोचेगा तो वो अपना पाँव हाथ खींच लेंगे, वो उतना कॉपरेट शायद नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना चाहेंगे। कैसे संभालते हैं आप उन नौकरशाहों को? सब तो बातें नहीं बता पाऊंगा आपको। अच्छा। क्योंकि यहाँ बताने लायक नहीं है। कोई खास डंडा है क्या आपके पास इसके लिए? नहीं, उसकी चर्चा अकेले में बताऊंगा कैसे। कॉन्ट्रैक्टर और बड़े बड़े लोग अब मेरे से क्या क्या सुन के गए वो आप उनसे सुन लेना। देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। दूसरी बात मैं कहता हूँ, इवन आई लाइक पीपल हु कैन टेक द रॉन्ग डिसीजंस, बट आई डिसलाइक ऑनेस्ट पीपल हु डोंट वांट टू टेक द डिसीजंस। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बीमारी है निर्णय नहीं करना। मैं करता हूँ, तुमको जो लगता है वो फाइल पे निर्णय करो। और मैं ये मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस, इससे इम्पोर्टेंट कैपिटल अगर कोई है तो टाइम है। और टाइम, ये एक सरकार में मैं बोलता हूँ लोगों को, तुमको 1 तारीख को तनख्वाह नहीं मिलेगा तो कैसे अस्वस्थ होते हो तुम तो 2 तारीख हुई तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाती है और 3-3 महीने अपनी फाइल अपने यहाँ दबा के रखते हो। क्या पत्नी से भी तुमको प्यारी है क्या वो, कि वो यही घर में रखो? ऐसा क्यों करते हो? तो प्रॉब्लम यही है कि फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी एंड करप्शन फ्री सिस्टम। एक आखिरी मुद्दा बताता हूँ जिस पर आप जरूर चलाइए, कि फाइनेंशियल ऑडिट के बजाय परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। ये कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस। एक व्यक्ति आया मेरे पास, सर मेरे ज़िंदगी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, माई केस इज फिट फॉर प्रमोशन।
अरे मैं बोला ज़िंदगी में तुमने कोई निर्णय ही नहीं किया होगा तो तेरी इंक्वायरी क्या होगी। ये ऐसे सरकार में बहुत लोग हैं। तो जो बोनाफाइड मिस्टेक है उनको फॉरगिव करना चाहिए और जो मैलाफाइड मिस्टेक्स है उनको सैक करना चाहिए और परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। जी सही बात है। उससे अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जा रहे हैं, इधर उधर नहीं जा रहे हैं। आप लोग, सरकार बात कर रही है विकसित भारत की, कह रही है कि हम लोग 2047 तक विकसित भारत बनेंगे। गडकरी जी, जो एक बड़ी चुनौती जो साफ दिखाई देती है और जिसके बारे में सरकार कुछ करती नहीं नज़र आ रही है, वो ये है कि जितने भी विकसित देश हैं वहाँ एग्रीकल्चर वर्कर्स की जो संख्या है वो करीब 5% होती है। मेजर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स करने वाले देश न्यूजीलैंड और ब्राज़ील में ये संख्या 6 से 8% है। आपके देश में 50% लोग एग्रीकल्चर लेबर से जुड़े हुए हैं। कैसे नौकरी देंगे उनको 47 तक? क्या करेंगे उनके लिए? और इतना बड़ा देश है, क्या क्या सोच है? देखिए, पहली सोच तो ये है कि मुझे बहुत फॉरेन की कंपनियाँ आई और उन्होंने कहा हम ड्राइवरलेस कार टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं। मतलब आइए मत, मैं एज ए ट्रांसपोर्ट मंत्री जब तक हूँ तब तक ड्राइवरलेस कार हिंदुस्तान में नहीं आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ 22 लाख ड्राइवरों की कमी है। और एग्रीकल्चर में मैं आपको बताता हूँ कि बड़े प्रमाण पर हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण हमारा मैकेनाइज एग्रीकल्चर करने में दिक्कत भी है, पर धीरे धीरे बड़े प्रमाण पर एग्रीकल्चर मैकेनाइज हो रही है। कपास से लेकर गन्ने तक हार्वेस्टर आ रहे हैं और धीरे धीरे ये बनेगी। पर न्यूजीलैंड और उन लोगों की समस्या है कि वहाँ जवान लोग ही नहीं है, वहाँ लोग काम करने के लिए नहीं है। हिंदुस्तान में एक एक्सपर्टाइज है कि पॉपुलेशन को बढ़ाने का और ऑटोमोबाइल ग्रोथ को बढ़ाने का एक नेचुरल, एक ऐसा एक्सपर्टाइज हिंदुस्तान में है कि लगातार वो बढ़ रही। इसलिए वी नीड इकोनॉमी प्रोडक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स। ये हमारे देश की आवश्यकता है। आखिरी 2 सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, एक बात है अर्बन प्लानिंग की, जिसमें ये कहा जा रहा है, यूएन की जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि 57% आबादी 2050 तक शहरों में रहेगी। 1 अरब लोग शहरों में दिखाई देंगे। अगर हम दिल्ली का एवरेज लें, जहाँ 12,000 लोग प्रति किलोमीटर रहते हैं, तो आने वाले दिनों में यानी 47 तक जब आप इसको विकसित भारत बनाना चाहते हैं गडकरी जी, 37,000 वर्ग किलोमीटर जगह चाहिएगी, यानी 40-50 नए शहर आपको बनाने पड़ेंगे। कहाँ हैं? बिल्कुल बनेंगे। कैसे? मैं आपको बताता हूँ, मुझे एक लड़का मिला, मेरठ में रहता है, जर्मनी में था, यहाँ उनका फ्लैट था। उसने कहा मैंने मेरे फ्लैट बेच दिया और मैंने मेरठ में बंगला बनाया। बोला क्यों? बोले पहले 4.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में आ रहा हूँ। अब मेरठ क्यों विकसित हो रहा है? क्योंकि हाईवे बन गया। अब दोनों हाईवे के बाजू में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बन रहे हैं, टाउनशिप बन रही है, तो डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है डेवलपमेंट का। अब जैसे मैं सूरत से चेन्नई ग्रीन हाईवे बना रहा हूँ, मुंबई और पूना, कोल्हापुर, सोलापुर जाने की जरूरत नहीं। अर्बन प्लानिंग तो ऐसी है गडकरी जी, एक बारिश पड़ती है पूरा शहर रुक जाता है, पानी से ठप हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, लोग कहते हैं नाव चलाओ यहाँ पर, सड़कों की जरूरत नहीं है। क्या है प्लानिंग? आपका सवाल सही है पर गलत व्यक्ति को है। अभी अर्बन डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है। पर एक बात जो बड़ी बात है गडकरी जी, वो ये है कि आप पर भरोसा कैसे जगे। देखिए, 1881 से एक काम हर बार होता है जो आप नहीं कर रहे हैं। अगर आपने अर्थशास्त्र पढ़ी हो, कौटिल्य लिखी, उसमें भी उसका जिक्र है। 1881 से हर 10 साल पर जनसंख्या की आबादी गिनी जाती है, कितने लोग यहाँ रहते हैं, उसी के हिसाब से आपकी पूरी योजनाएं बनती हैं। आपने पिछली बार 21 वाली जनसंख्या नहीं गिनी। आपने क्यों नहीं गिनी? क्योंकि उसमें आपकी पोल खोल जाती। आपने कहा हमारा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। क्या है उसमें कि अगर एक गांव में 10% घरों में बिजली आ गई तो हम उसको मान लेते हैं कि हो गया। यहाँ पर 90 लोग मना कर देते। ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच, उसके साथ भी यही हाल है। इसलिए क्या इसीलिए आप लोग गिनती नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप गिनती नहीं करेंगे, योजनाएं कहाँ से बनाएंगे? आप भी जानते हैं जब तक आंकड़ा सही न हो आप योजना सही बना ही नहीं सकते हैं। आप 2030 के लिए जो योजनाएं बना रहे हैं, आंकड़ा कब का है? 2011 का।
देखिए, आपने बहुत सही मूलभूत सवाल पूछा है। हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ में 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है, 52 से 54% सर्विस सेक्टर से आता है और 12 से 13% एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से आता है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, जल, जमीन, जंगल और जानवर, इसके आधारित हमको गांवों का विकास करना पड़ेगा। मैं छोटा सा काम करता हूँ, मैं केवल गांवों में और किसानों में काम करता हूँ और मेरे प्रोजेक्ट का टर्नओवर 2,500 करोड़ है। मैं 15,000 लोगों को रोजगार दे चुका हूँ और मेरा सपना है कि गांव समृद्ध बने। आप जरूर आइए एक बार, मैं स्मार्ट विलेज बना रहा हूँ और अगर हर गांव में अच्छी स्कूल होगी, अच्छा कॉलेज होगा, अच्छे रेस्टोरेंट्स होंगे, दुकानें होंगी, गडकरी जी, मैं आपके वहाँ आऊँगा, पर ये सवाल का जवाब नहीं है कि क्यों नहीं आप आबादी, क्यों नहीं आप गिनती करते। और ऐसा नहीं है कि आप कहे हैं कि भाई कोविड की वजह से नहीं किया। 143 देशों ने, कोविड तो सारे दुनिया में फैला, 143 देशों ने जनसंख्या गिन ली अपनी आबादी कितनी है। आप क्यों बचते हैं इससे? नहीं, आबादी ये समस्या है और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ अगर आबादी प्रोपोर्शनेट नहीं होगी तो समस्याएं जटिल बनेगी, ये भी सच है। पर दूसरी प्रश्न ये है कि महात्मा गांधी कहते थे कि भारत गांव में रहता है, तब 85 to 90% लोग गांव में रहते हैं। अब लोग गांव छोड़कर शहर में क्यों आए? खुशी से नहीं आए। आजकल मुंबई में बड़े प्रमाण पर जो साउथ इंडिया से लोग आते थे, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और कर्नाटक से, अब नहीं है। अब बिहार से भी लोग नहीं आ रहे, क्योंकि जब यूपी और बिहार में डेवलपमेंट होगी तो लोग नहीं आएंगे। मैं आपको एक ही बात बताता हूँ कि हमने एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल इकोनॉमी को जितना प्राधान्य देना चाहिए उतना नहीं दिया। जब हम इसमें नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, नई ग्रोथ क्रिएट करेंगे, नए इस प्रकार की एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज खोलेंगे, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, अलग अलग प्रकार के क्रॉप पैटर्न बदलेंगे और 12% ग्रोथ को हम 24% तक ले जाएंगे, जो बायोफ्यूल, अल्टरनेटिव फ्यूल के द्वारा हाइड्रोजन बनाएंगे, इथेनॉल बनाएंगे, सीएनजी बनाएंगे, डांबर बनाएंगे। तो ये जब बदलेगा तब गांव के फिर से दिल्ली में और मुंबई में आए हुए लोग फिर से एक बार वापस गांव में जाएंगे। पर मैं कह रहा हूँ कि ये एक चूक है कि कितने लोग भारत में रहते हैं आज हम नहीं जानते हैं। हम 2011 के आंकड़े पर टिके हुए हैं। ये एक चूक आप मानते हैं? नहीं, ऐसा है। देखिए, मैं आपको एक बात मानता हूँ कि पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन ये इकोनॉमिक चैलेंज है। आप सही है। दूसरी बात, जिन लोगों ने प्रगति की, विकास किया है, उनके विकास और प्रगति के जो मापदंड में वो जो सक्सेसफुल इसलिए दिखते हैं कि उनकी पॉपुलेशन भी कम है। तो कम पॉपुलेशन के बेनिफिट भी है, पर हमारे देश में कोई भी प्रश्नों को सुलझाने में उसके अलग अलग आयाम है। कोई कास्ट का आयाम होता है, कभी रिलीजन का आयाम होता है, कभी रीजनल होता है। तो ये इशू जो है ये पॉलिटिकल नहीं है, कहीं लिंग्विस्टिक है, कहीं कास्ट लाइन पर है, कहीं रिलीजन के आधार पर है। पर इनको सबको सोचकर सभी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल इंटरेस्ट में यूनानिमिटी लाकर हमें आप जो भाव व्यक्त कर रहे हैं उसके दिशा से सोचना होगा, ऐसा मुझे लगता है। नितिन जी, हमारा समय इतना ही है, समय समाप्त हो चुका है। देखिए, टाइम्स अप लिखा हुआ है और आपने इतना समय दिया और सवालों के सीधे जवाब दिए। जो टेढ़े जवाब थे उनको आपने अपने तरीके से टेढ़ा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Dibang. It's always a pleasure to hear the minister and, of course, an engaging session there with Dibang. Can I just quickly request Mr. Rajiv Khandekar, Executive Vice President, ABP News and ABP Majha, to come up on stage as we extend our token of thanks to Shri Nitin Gadkari ji.